मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लश उस्मान के वॉल्यूम 1 के पार्ट 6 के बारे में, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह लास्ट पार्ट भी कुछ देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में तैमूर एल-चिचक के साथ मौजूद होता है। इस लम्हे एक सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, कारगुन कबीले के सिपाही आपके मुंतजर हैं। ये सुनकर एल-चिचक तैमूर से पूछती है, हम किसके मुंतजर हैं तैमूर, हम क्यों खड़े हैं? इस पर तैमूर मुस्कुरा देता है और कुछ देर के बाद मनून खातून, बाला खातून, आयशा खातून और बाकी खातून वहाँ नमदार होती है। उन्हें देखकर एल-चिचक तैमूर से पूछती है, तैमूर क्या ये हमें रोकने के लिए आए हैं या कुछ और मसला है? मगर तैमूर मुस्कुराता ही रहता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके साथ ही सब लोग उनके करीब पहुंच जाते हैं और तैमूर कहता है, हम आपके ही मुंतजिर थे। इसके साथ ही तैमूर उस लम्हे को याद करता है जब उस्मान साहब को उसने कहा था, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक पोस्ट पर बैठ गया, लेकिन आपने मुझे दीवान से निकाल दिया। वो समझते हैं कि हम दुश्मन हैं। जो आपने उस्मान साहब ने कहा था, उन्हें सोचने दो ताकि दुश्मन तुम तक पहुंचे। वालिदा सुल्तान और दूसरे छुपे जो दुश्मन हैं तुम तक आ सकते हैं। फिर तैमूर ने पूछा था, मेरा अगला फर्ज क्या है? जो आपने उस्मान साहब ने कहा था, तुम्हारा अगला फर्ज मार मरजक किला है, तुम मार मरजक किला हासिल करोगे। नईमान ने सुना होगा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया है। वो सोचेगा कि अब मैं अकेला हूँ, जब मैं उसके साथ मैदान जंग में हूँगा तो तुम मार मरजक पर हमला करोगे। उस वक्त मार मरजक बगैर दिफा के होगा, वो हमारे हमले की तो नहीं करेंगे। बेटा, इस पोस्ट के मालिक के खून के लिए जिस पर तुम बैठे हो और तुम बे के लिए करो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब ने नक्शा तैमूर को दे दिया था और तैमूर ने कहा था, जो हुक्म जनाब। कारगुन के सिपाही इसका इंतजार कर रहे हैं। तो उस्मान साहब ने कहा था, फतह मुबारक हो, सुकून से जाओ। इस ख्याल के बाद बाला खातून कहती है, बाजियान चलो। ये सुनते ही खातून तैमूर और सिपाही के सामने मंगोल लिबास से बड़े थैले रख देती है और बाला खातून कहती है, उस्मान बे ने इस्लाम भेजा है, ये तुम्हारे लिए है, नौकरू वाला लिबास। फिर आयशा खातून कहती है, तो बताओ मुझे तैमूर भी, तुमने अपने चचा से बात की है, हमें क्यों नहीं बताया? यह सुनकर तैमूर कहता है, ये फर्ज है अम्मा, इसके बारे में मायूस ना हो, चचा के अलावा कोई नहीं जानता। यह सुनकर चचा कहती है, यानी कि उस्मान साहब जानते थे कि तुम पोस्ट पर बैठने जा रहे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुमने ये सब कुछ क्यों तैयार किया? तो तैमूर कहता है, मेरे चचा को इसमियान पर भरोसा नहीं, मौका मिलने पर वो हमारी पीठ में छुरा घूम देगी। यह सुनकर चचा कहती है, मौका मिलते साथ ही वालिदा सुल्ताना मेरी अम्मा और तुम्हें इस्तेमाल करना चाहेगी। जो आपने तैमूर कहता है, डरो मत एल-चिचक। फिर एल-चिचक कहती है, आपने जो किया ठीक किया। फिर तैमूर कहता है, आपने ईमान को नहीं लगता कि हम किले पर हमला करेंगे? उसने एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं की होंगी। जब आखिरी दस्ता बाहर निकलेगा हम अंदर जाएंगे। फिर मनून खातून कहती है, हम पोशीदा रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। तो तैमूर कहता है, एल-चिचक रास्ता जानती है, वो आपको रास्ता दिखाएगी। यह सुनकर बाला खातून कहती है, अरे माशाल्लाह, बहू को ऐसा होना चाहिए, है ना? फिक्र ना करो तैमूर, हम तुम्हारा राज फाश नहीं करेंगे। इस पर मनून खातून कहती है, हम जाकर चुपके से मिल जाएंगे, ना ही कारगुन कबीले के सिपाही और ना ही कोई और हमें देखेगा। इससे आप अपना राज उस्मान साहब के पास रख सकते हैं। तो तैमूर कहता है, लेकिन मोहतात रहें, जब हम अंदर जाएंगे और इशारा देंगे तो आप हमला करेंगे। इसके साथ ही खातून और एल-चिचक वहां से चली जाती हैं और मंगोल नौकरू वाला लिबास लेकर तैमूर कत्लों के साथ दूसरी जानिब चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के दस्ते को लेकर सरपट मैदान जंग की जानिब जा रहे होते हैं, जबकि मार मरजक किले में भी मंगोलों ने एक अलग किस्म का माहौल बनाया होता है और जंग पर जाने से पहले वो अपना खून गरमा रहे होते हैं। शमन ढोल की थाप पर रक्स कर रहा होता है, मंगोल नौकर नेज़े बजा रहे होते हैं। इस लम्हे नईमान वहां आता है और हमेशा की तरह थोड़ा सा अपना हाथ काट देता है, फिर अपने हाथ से निकलने वाला खून चेहरे पर लगाता है। कुछ देर जुमने के बाद शमन से पूछता है, शमन जहर? यह सुनकर शमन उसे जहर की अंगूठी पेश करता है तो नईमान जहर वाली अंगूठी पहन लेता है। अंगूठी पहनने के बाद नईमान कहता है, उस्मान, हर मुमकिन इख्तिताम पर मैं ही जीतने वाला हूँ। इसके साथ ही शमन पाउडर नमा जहर अंगूठी में डाल देता है, जबकि एक मंगोल सिपाही को नईमान के सामने घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। इसके साथ ही नईमान आगे बढ़कर जहर उस सिपाही की आंखों में फेंक देता है, जिससे सिपाही को बहुत तकलीफ होती है और वो कहता है, मैं देख नहीं सकता कमांडर नईमान, मैं देख नहीं सकता। यह कहते साथ ही उठकर नईमान को गिरबान से पकड़ता है तो नईमान उसे धक्का देकर एक जानिब धकेल देता है और फिर कहता है, उस्मान की अंधी आंख मेरा सबसे मजबूत हथियार होगा। नौकरों, आज उस्मान मर जाएगा और फिर उसका पूरा खानदान मेरी पैरवी करेगा। करांजो बेंदर जल्द पहुंच जाना चाहिए। तमाम मंगोल शहरों को भेजे जाने के लिए खतूत तैयार करो। एक बार जब बेंदर मोड़ लेकर यहाँ पहुंच जाए हम खतूत भेज देंगे। इस पर करंजो कहता है, जो हुक्म कमांडर नईमान। नईमान मजीद कहता है, उस्मान इन सरजमीनों पर मेरी हुक्मरानी देख नहीं पाएगा, मैं इन जमीनों से तुर्कनाम मिटा दूंगा। मैं ताकत और फौज के साथ इस पूरे जहान पर राज करूंगा। चलो हम जा रहे हैं। ये कहते और सुनते साथ वो सब दौड़ पड़ते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बेंदर और हुसैन घोड़ों पर सवार जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और पीछे के निशानात मिटाने के लिए उन्होंने रस्सी के साथ झाड़ियां बांधी होती हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक मुकाम पर वो रुकते हैं और गणों के साथ वाली झाड़ियां उठाकर फेंक देते हैं, फिर तेजी के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ से तुर्गुत बगातर और सिपाही बर्क रफ्तारी के साथ उस्मान साहब की जानिब जा रहे होते हैं और उधर मैदान जंग में काई और मंगोल लश्कर आमने सामने होते हैं। दोनों तरफ के सिपाहियों का जोश और जज्बा आसमान को छू रहा होता है। उस्मान साहब और नईमान घोड़ों पर सवार अपने लश्कर के दरमियान से आगे बढ़ते हैं। कौनूर उस्मान साहब से कहता है, बुरान और तीरंदाज सिपाही नईमान और उसके सिपाहियों के पीछे खड़े हैं। उधर शमन नईमान से कहता है, करांजू करारगाह पर फौज का सरबराह है, उस्मान के मरने के बाद वो इन सरजमीनों को खून से सैराब करेगा। उधर उस्मान साहब कौनूर से नेजा लेकर मैदान जंग के बिल्कुल दरमियान में फेंक देते हैं। नेजा लगते साथ ही उस्मान साहब और नईमान नेजे की जानिब बढ़ते हैं और एक दूसरे के आमने सामने जा खड़े होते हैं। नईमान पूछता है, उस्मान, क्या तुम तैयार हो? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं एक अरसे से इस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जवाबन नईमान कहता है, क्या तुमने अपने सरदारान को हुक्म दिया जब तुम मरोगे तो वो मेरे सामने आकर घुटने टेकेंगे? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, जो तुमने कहा अगर वो हो गया तो सब ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब मैं तुम्हारा सर उतारूंगा मुझे बताओ, क्या तुम्हारे नौकर ये जमीनें छोड़ देंगे? तो
नईमान कहता है तुम्हारे लिए मुझे शिकस्त देना नामुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो चले जाएंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं वो चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, लेकिन वो जिन्हें तुम माहिर नौकर कहते हो वो मेरे सिपाहियों के सामने टिक ना पाए। उस्मान साहब की बात सुनकर नईमान कहता है ये नौकर जो मेरे पीछे खड़े हैं ये कई सालों से जंग पर हैं। मेरे नौकर मैदानों में पैदा हुए, सहराओं में जले, वो जिलों में नहाए गए और जंग में मरे, वो मजबूत हो गए, तुम लोहे की तरह मजबूत नहीं हो। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं जिन नौकरों को तुम मजबूत कहते हो हमसे कई बार शिकस्त खा चुके हैं, फिक्र ना करो, मेरे सिपाही हमेशा तुम्हारे नौकरों को शिकस्त देंगे। ये सुनकर नईमान कहता है फिर तुम्हारे सिपाही और मेरे नौकर पहले लड़ेंगे, हमारे सामने मैदान को आग लगनी चाहिए, 3 सिपाही भेजो। ये सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं ये क्या है, क्या तुम मौत से डरते हो, तुम खुद क्यों नहीं लड़ रहे। जवाबन नईमान कहता है मैं अपने नौकरों को तुम्हारे सिपाहियों को तबाह करते हुए देखना चाहता हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं ठीक है तो फिर देख लेते हैं। इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने सिपाहियों की जानिब पलट जाते हैं, जबकि सुल्ताना जलाली और सिपाहियों की एक बड़ी तादाद के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। जलाली कहता है वालिदा सुल्ताना मुझे माफ कर दें, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ने उस्मान साहब के साथ हलीफ होने पर रज़ामंदी जाहिर की, हम मैदान जंग में क्यों नहीं है। जवाबन सुल्ताना कहती है यही मसला है जलाली, मैंने सोचा कि उस्मान ने खुलूस दिल से हमारी मदद की और मेरी हिफाजत की, लेकिन वो हमेशा अपने खुफिया इक़दाम की मनसूबाबंदी करता है, हमेशा उसका कोई खुफिया मकसद होता है। पहले उन्होंने सुल्तान का सहारा लिया, फिर गजन खान को खत लिखा, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं हुई जलाली, इस्तेमाल तो मैं करती हूँ। अब से इन सरजमीनों में सबसे कीमती शख्स भी मेरे लिए एक आले के अलावा कुछ नहीं होगा। उधर खौतीन गार से मार मार जग किले की जानिब पेशकदमी कर रही होती है। बालातून कहती है बाजियान होशियार रहना, अख्तमर और सिपाही जब तक किले में दाखिल नहीं होंगे हम हरकत नहीं करेंगे। इसके साथ वो सब मोहतात अंदाज में आगे बढ़ती हैं और एलचीचे कहती है यहाँ एक पत्थर है। ये कहते साथ ही वो पत्थर हटाती है तो उसके नीचे एक खुफिया रस्सी होती है, जिसे खींचने पर एक जानिब से दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलते साथ ही खौतीन वहाँ से अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर दाखिल होते साथ ही वहाँ मौजूद मंगोल सिपाहियों को बालातून पल भर में जन्म हासिल कर देती है। तो नाज़रीन ये था बोलम का